सो आइए 12th क्लास स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मैथ्स का। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 9, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन इज द लास्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस। अगर हम कैलकुलस यूनिट को एक बार रिकॉल करें तो कैलकुलस जो है वो आपके 5 चैप्टर से मिलकर बना है, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आउट ऑफ दीज 5, 4 चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन। अगर आप चैप्टर नंबर 5 और 6 देखते हैं तो दैट इज डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव पे बेस्ड है ये दोनों चैप्टर। अगर आप 7th और 8th देखें तो इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कि ये दोनों चैप्टर किस पे बेस्ड हैं? इंटीग्रल्स पे, इंटीग्रेशन पे। और अगर हम 9th चैप्टर की बात करें तो इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अंदर दोनों यूज होते हैं, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी, यानी कि इसमें दोनों का कंबाइंड यूजेज होता है। बेसिक लेवल पे होता है, हालांकि बहुत ज्यादा हायर लेवल पे नहीं होता, बट स्टिल क्या यूज है इस चैप्टर में, क्या है, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका मतलब क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव्स यूज होते हैं तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3dy/dx होल स्क्वायर माइनस 2d2y/dx² प्लस 3y इक्वल्स टू 0। पहली बात ये कि इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, और दूसरी बात इसके अंदर डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं, dy/dx, d2y/dx², तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बात। दूसरी बात आती है कि एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके सामने है तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका ऑर्डर और एक होती है उसकी डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए dy/dx, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव है d2y/dx², तो इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर, यानी कि इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। अगर किसी में d3y/dx³ है तो इसका थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर की वैल्यू 3 हो जाएगी। फर्स्ट 1 2 3 इस तरीके से। और अगर डिग्री की बात करें तो वैसे हमने जो छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री का मतलब है नॉट हाईएस्ट पावर, इट इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री। समझ में आया? अगर एक एग्जांपल ले लें हम, तो मान लीजिए 4y² माइनस 3y³ प्लस 5y इक्वल्स टू 0। क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस और नो? जल्दी से बताइए, यस और नो में आंसर दीजिए कि क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हरी अप गाइस, में नो? बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि y डैश का मतलब क्या होता है? dy/dx, और y डबल डैश का मतलब क्या होता है? d2y/dx²। तो कोई भी इक्वेशन अगर डेरिवेटिव के टर्म्स में रिप्रेजेंट की जाए तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और मैं आपसे कहूं इसका ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऑर्डर होता है और एक डिग्री होती है। तो ऑर्डर का मतलब है कि जो इसमें डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ y डैश लिखा है,
यहाँ y डबल डैश लिखा है, तो दोनों में से बड़ा कौन है? y डबल डैश, और इसका ऑर्डर कितना बोलेंगे? 2, क्योंकि y डबल डैश का मतलब क्या होता है? d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का मतलब इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ डिग्री की, तो डिग्री का मतलब मैंने क्या लिखवाया था? पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप सिर्फ हाईएस्ट पावर देखेंगे तो आपको 3 दिखेगी, लेकिन हमें हाईएस्ट पावर नहीं देखनी, हमें पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था और इसकी पावर 2 थी, तो इसकी डिग्री 2 मानी जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से एक बार रिप्लाई करिए। तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसका ऑर्डर क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है। सो गाइस, एक एग्जांपल और है आपके सामने। अब अगर आपसे मैं पूछूं इसमें कि बताइए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर कितना है, तो आप ऑर्डर में देखेंगे कि dy by dx, d square y by dx, d cube y by dx cube, सबसे बड़ा कौन सा है? आपको सबसे बड़ा ये दिख रहा है, तो आप इसका ऑर्डर कितना बोलेंगे? 2। और अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। हालांकि कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर एक सेकंड, तो यहाँ मैंने आपको बोला कि इसका ऑर्डर तो 2 है, क्योंकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव आपको क्या दिख रहा है? यहाँ dy by dx है या d square y by dx square है, सबसे बड़ा d square y by dx square है, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। अगर मैं डिग्री पूछूं तो कई बच्चे कहेंगे सर आपने सिखाया था कि जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वो डिग्री होती है, तो यहाँ उस हिसाब से डिग्री 4 होनी चाहिए, लेकिन मैंने डिग्री में लिखा नॉट डिफाइंड। तो इसका लॉजिकल रीजन क्या है? अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है या लॉग आ जाता है और इनका जो एंगल वाला पार्ट है वो एक डेरिवेटिव हो, मतलब यहाँ पर साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साइन का जो एंगल है वो एक डेरिवेटिव है, या फिर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, ई वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसकी जो पावर है वो एक डेरिवेटिव है, तो इन दोनों केसेस में जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि tan y डबल डैश माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ, तो ऑर्डर तो आप देख रहे हैं y डबल डैश है तो 2 हो गया, और डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल एक डेरिवेटिव है। इसी तरीके से मान लो क्वेश्चन आ गया y स्क्वायर प्लस 3 log dy by dx माइनस tan y इक्वल्स टू 0, तो इसमें आपने देखा अगर ऑर्डर पूछे कोई तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव जो है वो dy by dx है, मतलब 1 है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री बताओ तो आप देखेंगे कि log का जो एंगल है वो भी एक डेरिवेटिव आ गया, तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं e टू द पावर y डैश प्लस 4y इक्वल्स टू 0, इसका ऑर्डर और डिग्री बताना आपने, तो आपने देखा यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e, उसकी पावर में y डैश है, मतलब सबसे बड़ा डेरिवेटिव y डैश है, तो ऑर्डर तो 1 हो गया, लेकिन डिग्री अगर पूछे तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर पावर में डेरिवेटिव आ जाए तो उसकी डिग्री भी क्या हो जाती है? नॉट डिफाइंड। ये 3 केसेस हैं जहां पर डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया बेटा? ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 9.1 पे आते हैं और आप हेडिंग पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? लिखा है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। तो जल्दी से बताते रहिए मुझे एक एक करके, हर क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, जैसे d4y by dx 4 में 4 हो गया, और साइन का एंगल है y ट्रिपल डैश, तो y ट्रिपल डैश का मतलब होता है d क्यूब y by dx क्यूब, मतलब थर्ड ऑर्डर। तो दोनों में से बड़ा कौन है बताइए? हाँ जी बेटा, प्लीज थोड़ा स्पीड में रखेंगे। चलो मैं जिसका नाम लूंगा वो जल्दी जल्दी से बताते रहना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं अनमोल से। अनमोल, इसका ऑर्डर कितना है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में? डिग्री हो जाएगी इसकी नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन का जो एंगल है आप देख सकते हैं, साइन का जो एंगल है वो
y ट्रिपल डैश है, y ट्रिपल डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव अगर उसका एंगल है तो वो नॉट डिफाइंड रहेगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, y डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0। चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये सिंपल सा मैं बताता हूँ, ऑर्डर 1 है क्योंकि सबसे बड़ा y डैश है, और डिग्री क्या चेक करते हैं हम, उसी की पावर जो सबसे बड़ा ऑर्डर है, तो y डैश की पावर कुछ नहीं है, मतलब डिग्री कितनी होगी 1। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर डिग्री, समृद्धि आंसर दो इसका, ऑर्डर कितना है समृद्धि आंसर देना है। हाँ जी बेटा, मेरे को बताइए जल्दी से थर्ड क्वेश्चन का आंसर। सक्षम आप बताओ, ऑर्डर क्या है इसका 2 है, और डिग्री डिग्री कौन सी, यानी कि हम डिग्री 4 नहीं लेंगे, हम डिग्री कौन सी लेंगे, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसकी पावर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोई भी आंसर दे सकता है इसका, जल्दी से यश आंसर देना, ऑर्डर कितना है यश, क्या आंसर है इसका बेटा ऑर्डर, समृद्धि, हाँ बेटा बोलो, डिग्री कितनी है, डिग्री नॉट डिफाइंड है। आपको ध्यान ये देना है कि इस पूरी इक्वेशन में अगर कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री, लॉग या एक्सपोनेंशियल आ जाए और उनमें जो उसका एंगल है वो एक डेरिवेटिव हो या पावर डेरिवेटिव हो, तो समझ लेना डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। तो यहाँ cos का एंगल dy by dx है, dy by dx एक डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ पे समृद्धि आ चुकी है, ज्वाइन करके नहीं है, सॉरी अक्षर बताओ बेटा, ऑर्डर और डिग्री बताना है फिफ्थ क्वेश्चन में। ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड आपने बोला, जो कि लॉजिकली सही लग रहा है सोचने में, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बताया था, लेकिन आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं है। इसकी डिग्री 1 होगी, नॉट डिफाइंड नहीं होगी। रीजन इसका ये है कि क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने से हमें प्रॉब्लम नहीं है, वो हो सकते हैं, लेकिन उनका जो एंगल है वो डेरिवेटिव अगर होगा तब नॉट डिफाइंड होगी। अगर वो डेरिवेटिव एक नॉर्मल x या y में कुछ दे रखा है 3x 2x 2y 5y, तो वो नॉट डिफाइंड नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर जो cos और sin है उनका एंगल 3x है, और 3x जो है वो एक डेरिवेटिव नहीं है, वो एक नॉर्मल फंक्शन है, तो यहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन आप इसी तरीके से होमवर्क में कर लेंगे ट्राई, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है ऑर्डर डिग्री में तो आप प्लीज मुझे बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही करना है, ऑर्डर और डिग्री बतानी है हमें। और जो थर्ड एक्सरसाइज है गाइस इसकी, वो सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो सेकंड एक्सरसाइज है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आती है, तो अब हम सीधा बात करेंगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ एक्सरसाइज की। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपने पढ़ ली, जिसमें आपने सिर्फ ऑर्डर और डिग्री की बात कर ली थी, है ना। लेकिन उसके अलावा इस चैप्टर के अगर मैं सेक्शंस करूं तो 2 सेक्शन है। एक है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सेक्शन, और एक है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो ये है कि या तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, बनानी होती है, और या फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, आपको उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है। अब ये फॉर्म और सॉल्व का मतलब क्या है समझिए। अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख दूं y = e की पावर x ब्रैकेट में a sin x plus b cos x, तो आप मुझे बताइए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? यस और नो में आंसर देना है आपको। इज इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन? यस और नो? क्योंकि इसमें कहीं भी डेरिवेटिव है ही, कहीं पर लिखा है dy by dx, d² y by dx² या y डैश y डबल डैश, नहीं लिखा ना ऐसा कुछ भी, मतलब इसमें कहीं भी डेरिवेटिव्स नहीं है।
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, और अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ रहे हैं? जब भी क्वेश्चन आता है ना कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको जो इक्वेशन गिवन होगी ना क्वेश्चन में, वो डिफरेंशियल नहीं होगी, बल्कि आपको उसको डिफरेंशियल बनाना है। और जब हमें कोई इक्वेशन डिफरेंशियल बनानी होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो सिलेबस है वो एग्जाम से डिलीट हो चुका है आपके इस साल के लिए। समझ में आ गई बात आपको? एग्जाम से ये डिलीट हो गया आपका ये वाला टॉपिक, और ये एनसीईआरटी में कौन सी एक्सरसाइज थी? 9.3 एक्सरसाइज थी, जो आपकी सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। 9.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 9.2 अभी हटा दो, उसकी हम बात नहीं कर रहे। 9.3 आपकी सिलेबस से डिलीट होगी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक में, जिसका नाम है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व का मतलब होता है कि आपको जो इक्वेशन दी होगी ऑलरेडी, वो कैसी होगी? डिफरेंशियल। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस और नो? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं, dy by dx आ गया, तो मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और मुझे इसको करना है सॉल्व। अगर मैं आपको ये वाली इक्वेशन दूं जो ऑलरेडी डिफरेंशियल नहीं है, और आपसे कहूं इसको डिफरेंशियल बनाओ, तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा। मतलब इसमें डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन जब मैं इसको डिफरेंशियल बनाऊंगा तो आंसर में डेरिवेटिव आएंगे। इसका रिवर्स जो होता है वो होता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर पहले से डेरिवेटिव हैं, और अगर मैं कह रहा हूं इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने का मतलब इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा। ऐसे का मतलब मेरा ये है कि इसमें जो आंसर होगा उसमें डेरिवेटिव्स खत्म करने हैं हमें। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हमें डेरिवेटिव्स लेके आने हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हमें डेरिवेटिव खत्म करना है। डेरिवेटिव लाना हो तो हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, और डेरिवेटिव्स अगर खत्म करने हो, जिसको हम सॉल्व करना कहते हैं, तो हम उसमें इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है बेटा, एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, जो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी 3 एक्सरसाइज है आपके सिलेबस में, 9.4, 9.5 और 9.6। ये आपको पूरी करनी है, ये आपको पूरी करनी है, और इसका एक पार्ट डिलीट हो गया सिलेबस से आपके। तो सबसे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि इस चैप्टर में से डिलीट क्या हुआ है। एक तो 9.3 पूरी, और 9.6 में 2 वैरायटी के क्वेश्चन थे, तो एक वैरायटी डिलीट हुई। ठीक है, और जो 9.2 है वो पहले से एग्जाम में नहीं आती थी, तो उसकी भी हमें बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज में भी किसका कॉन्सेप्ट यूज होता है? इसी का यूज होता है, तो इसलिए वो एक्सरसाइज भी आप इस बार डिलीट मानोगे। आपके स्कूल में भी शायद नहीं कराई होगी 9.2। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? 9.1 पढ़नी है, और उसके अलावा 9.4, 9.5, 9.6। तो अब हम सीधा स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक। इसका पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, इन तीनों एक्सरसाइज में क्या फर्क है, और फिर उसके बाद हम इसकी हेल्प लेके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया सब कुछ मैंने क्या बताया? सो आइए गाइस हम बात करते हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन की, और इस टॉपिक के अंदर आपको 3 एक्सरसाइज मिलेंगी। तीनों में फर्क होगा, लेकिन मेन काम सेम होगा कि आपको सॉल्व करना है। 9.4 को हम बोलते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल। क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग वेरिएबल। 9.5 को हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और 9.6 को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये 3 एक्सरसाइज के नाम मैंने आपको बताया क्या क्या फर्क होता है। और अब आपको समझना ये है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x square plus y square dy by dx is equals to 2xy minus y square। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा है कि ये एक्सरसाइज 9.4 यानी कि सेपरेटिंग वेरिएबल का क्वेश्चन है, 9.5 होमोजेनियस का क्वेश्चन है, या 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है? कहीं भी लिखा है इसमें ऐसा कुछ? सिर्फ इतना लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको इसको सॉल्व करना है। बताइए यस और नो, लिखा है कहीं पर?
हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये सीखना पड़ेगा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमारे पेपर में आती है और हमें उसको सॉल्व करना होता है तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि वो तीनों में से कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सेपरेटिंग वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सेपरेटिंग वेरिएबल का मतलब ये होता है, क्योंकि एक्सरसाइज 9.4 है, कि अगर आप एक साइड dy को कर दें और एक साइड dx को कर दें तो जितनी भी y वाली टर्म्स हैं वो dy के साथ अलग हो सके और जितनी भी x वाली टर्म्स हैं वो dy के साथ dx के साथ अलग हो सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस dy को यहीं रखूं और इस dx को उस साइड भेज दूं राइट हैंड साइड में, तो क्या पॉसिबल है कि इस dy के साथ खाली y स्क्वायर और ये वाला y स्क्वायर और ये वाला y अलग हो जाए और इस dx के साथ ये 2x और ये x स्क्वायर सेपरेट हो जाए? इज इट पॉसिबल? कर सकते हैं आप ऐसा कि मतलब ये जो dy है ये यही रहे और इसके साथ खाली ये y स्क्वायर रहे, x स्क्वायर ना रहे? आप इस x स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं बिना dy से अलग करे हुए? भेज ही नहीं सकते क्योंकि ये होल ब्रैकेट में dy इनटू हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये सेपरेटिंग वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है। तो अब मैं आपको एक काम करूंगा, जो ये कंप्लीट डिटेल्स है ना आइडेंटिफिकेशन की, ये मैं हर एक्सरसाइज के साथ साथ दूंगा कि सेपरेटिंग वेरिएबल क्या है, होमोजेनियस क्या है और लीनियर क्या है। तो हम सीधा स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.4 दैट इज बेस्ड ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4 से सेपरेटिंग वेरिएबल। इसकी सीधी सीधी सी पहचान मैंने आपको बताई कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, अगर आप dy के साथ ऑल टर्म्स ऑफ y और इक्वल्स टू में dx रख के उसके साथ ऑल टर्म्स ऑफ x सेपरेट कर सकते हैं तो समझ लीजिए सेपरेटिंग वेरिएबल का क्वेश्चन है। अगर वो सेपरेट नहीं हो सकता तो दैट मींस या तो वो एक्सरसाइज 9.5 होमोजेनियस का क्वेश्चन है या फिर वो एक्सरसाइज 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो सीधा 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या लिखा है आप देख सकते हैं। सभी लोग अपनी बुक्स में एक्सरसाइज 9.4 ओपन करेंगे और 9.4 का हेडिंग पढ़ लेंगे। क्या लिखा है वो कह रहा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। आपको इनके जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नोट करा। अब मुझे सबसे पहले स्टेप में क्या चीज करनी है, dy को यही रखना है और dx को राइट हैंड साइड में भेजना है। और dx को राइट हैंड साइड में भेजने के बाद मुझे ये देखना है कि मैं किसी तरीके से dy के साथ सारी y वाली टर्म सेपरेट कर लूं और dx के साथ सारी x वाली टर्म सेपरेट कर लूं। तो आप मुझे देख के बताइए यहाँ पर कि अगर ये dy है और यहाँ y की तो कोई टर्म्स ही नहीं है तो इसके साथ तो मुझे कुछ अलग करना ही नहीं क्योंकि y की टर्म्स ही नहीं है, और dx के साथ मुझे x वाली टर्म चाहिए थी वो ऑलरेडी सेपरेट है। तो क्या ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं? यस और नो? यस। तो जैसे ही ये दोनों सेपरेट हो जाएं, अगला काम आपको क्या करना है, डेरिवेटिव खत्म करना है क्योंकि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव खत्म करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन क्या करता है, डेरिवेटिव को खत्म करता है। आप कहेंगे सर ये बात समझ नहीं आ रही कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को कैसे खत्म करता है। तो मान लीजिए अगर मैं dy क्या है, डेरिवेटिव ही तो है, अगर मैं इस dy का इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या बन जाता है, dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है ना। जैसे आप लिखते हैं ना sin y dy, तो ये dy साथ में लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ sin y की जगह खाली 1 होता तो 1 का इंटीग्रेशन आप क्या लिखते हैं, 1y लिखते ना, यानी कि खाली y लिखते। तो मतलब dy का इंटीग्रेशन y होता है। तो जब हम किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो उसका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो है वो खत्म हो जाता है। तो अब जैसे ही मैंने देखा कि दोनों वेरिएबल सेपरेट अच्छे से हो चुके हैं तो अगला स्टेप मैंने क्या लिख दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इस स्टेप के बाद जैसे ही मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाऊंगा, इस स्टेप के बाद ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का खत्म और इंटीग्रेशन बन गया। सोच के देखो ना, मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन भी तो करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का तो बस इतना काम था कि हमने पहचान लिया कि सेपरेटिंग वेरिएबल का क्वेश्चन है, थोड़ा सेपरेट सुपरेट करके और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखा। अब मुझे मैं ये क्वेश्चन तभी कर पाऊंगा जब मुझे इंटीग्रेशन के बेसिक्स पता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, dy का इंटीग्रेशन तो मुझे पता है क्या होता है y, तो इसको मैंने अभी लिखा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी ये साइड रेडी नहीं है। लेकिन अगर मुझे इस साइड इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर मुझे याद करो इंटीग्रेशन में से कि आपको क्या लग रहा है इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में कौन सी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट लग सकता है।
बाय पार्ट्स, परफेक्ट स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, पार्शियल फ्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हिसाब से 1 माइनस cos x का कोई फॉर्मूला होता है, और नीचे 1 प्लस cos x का, बिल्कुल। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये dy हो गया। अब ये पूरा मिलके क्या बन गया, tan स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, अब मुझे सोचना ये है कि क्या मेरे पास tan स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन है। तो मैं आपको हल्का सा रिकॉल करा देता हूँ। अगर इंटीग्रेशन में खाली sec स्क्वायर x होता तो इसका इंटीग्रेशन होता tan x, लेकिन अगर इंटीग्रेशन में मुझे tan स्क्वायर x दे रखा है तो इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। इसको हम पहले sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं, और फिर sec स्क्वायर x का tan x हो जाता है और 1 का x हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ tan स्क्वायर के साथ x की जगह कितना है, x बाय 2। तो जैसे ही मैं इसको लिखूंगा sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 dx, तो अगर मैं आपसे कहूँ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो आप क्या कहते हैं, tan x कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ sec स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन, तो याद है आपको रूल क्या सिखाया था मैंने इसके लिए इंटीग्रेशन में, कि अगर किसी भी फंक्शन को हमने ऐसा चेंज करा है कि जो उसका एंगल है x, उस x को हमने किसी भी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दिया, तो पहले तो आप उसका वही डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखोगे जो होना चाहिए tan x बाय 2, फिर अपॉन में आप इसका डेरिवेटिव करोगे जो कि 1 बाय 2 होगा, और उससे डिवाइड कर दोगे। याद है आप सभी को शॉर्टकट? बाकी सबका भी रिप्लाई चाहिए मुझे। याद है बेटा आपको sec स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? हाँ जी, रिप्लाई मांग रहा हूं बेटा आपसे। नहीं है तो बताओ, याद है तो बताओ। तो dy का इंटीग्रेशन हो गया y, sec स्क्वायर x बाय 2 का हो गया tan x बाय 2 अपॉन में 1 बाय 2, और 1 का हो गया x और प्लस c लगा देंगे। अब ये 1 बाय 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा। गाइस मुझे c कहां लगाना है, सिर्फ राइट हैंड साइड में एक ही जगह लगाना है। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मैं दोनों तरफ प्लस सी नहीं लिखूंगा, खाली राइट हैंड साइड में मैं प्लस सी लिखूंगा। तो ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको फिर। हालांकि सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से होंगे, तो आपने कुछ क्वेश्चन ट्राई भी करने हैं जो मैं छोड़ूंगा, और फिर जो डाउट्स आएंगे आप मुझे बता सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x ब्रैकेट में होल dy माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल dx इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन क्या लिखा था हेडिंग में, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आपको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक फिक्स करना है रूल कि जो dy है वो लेफ्ट में छोड़ दो, जो dx है उसको राइट में ले लो। तो जो dy से रिलेटेड टर्म थी मैंने यहाँ रख दी, और ये पूरी dx वाली टर्म को मैं राइट में लेके जा रहा हूँ, तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि dy के साथ y वाली टर्म्स और dx के साथ x वाली टर्म्स को अलग करना है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ dy को रखता हूँ तो कहीं y वाली टर्म्स हैं? जल्दी से देख के बताइए, है ही नहीं। तो इसका मतलब dy तो सिंगल रहेगा, और dx के साथ ये तो ऑलरेडी है ही x वाली टर्म जो ऑलरेडी उसके साथ ही है, और ये भी x वाली टर्म है जिसको मैं अपॉन में लेके जा सकता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक सेपरेशन हो जाएगा, जो कि इसका टाइटल है इस एक्सरसाइज का, सेपरेटिंग वेरिएबल। तो जैसे हमने ऐसा किया, आप देख सकते हैं dy सेपरेट है, उसकी कोई टर्म नहीं है, dx के साथ x वाली टर्म सेपरेट हो चुकी है। तो अगला स्टेप क्या लिखने वाला हूं मैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जैसे मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन के साइन लग जाएंगे, और इसके बाद इंटीग्रेशन कैसे करना है ये आपको सोचना है। तो dy का इंटीग्रेशन तो सबको पता है, y होता है, तो इसको हम तब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे जब तक ये वाला पूरा रेडी ना हो जाए। अच्छा गाइस, आपको एक शॉर्टकट याद है, ये वाला, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है आपको ये फॉर्मूला है या याद नहीं है? सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक शॉर्टकट था कि अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, उसमें एक फ्रैक्शन है
और नीचे एक फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, बिल्कुल सेम जो इसका डेरिवेटिव करके आएगा एग्जैक्टली सेम ऊपर है f डैश x, तो इसको आप सीधा सीधा log ऑफ fx प्लस c लिख सकते हैं। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव चेक करें नीचे वाले का, तो इसका तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा डेरिवेटिव, फिर प्लस और e की पावर माइनस x का करेंगे तो e की पावर माइनस x इनटू माइनस 1 हो जाएगा चेन रूल से, तो यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है वो सेम ऊपर वाला आ जाएगा, यस और नो। तो क्या मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकता हूं बिना कुछ करे, log ऑफ दिस, तो dy का इंटीग्रेशन y बन गया, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बन गया, और प्लस c हमें राइट साइड में लगाना होता है, तो दैट्स इट, ये इसका आंसर है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन और देखते हैं इसका 9.4 का। सपोज करते हैं अब हम एक 7 क्वेश्चन ले लेते हैं, y log y dx माइनस x dy इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट में y वाली टर्म करनी है, इसको रूल बना के चलना, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको आंसर टैली करने हैं पीछे से तो ज्यादातर तभी चांसेस बनेंगे मैच करने के जब आप dy को लेफ्ट में रखो, ठीक है। तो मैंने माइनस x dy को यहाँ रखा और इसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस log y dx उधर, माइनस से माइनस कैंसिल। अब मुझे dy के साथ y वाली टर्म्स अलग करनी है और dx के साथ x वाली टर्म, तो अगर मैं इस dy को यहीं रखूं और ये जो y वाली दो टर्म्स है y log y, इसको मैं अपॉन में ला सकता हूं, और इक्वल्स टू में dx को अगर मैं यहीं रखूं और ये जो x इनटू है इसको भी मैं अपॉन में ला सकता हूं, करेक्ट और नॉट, जल्दी से बताइए। तो अब मैं क्या करूंगा, अगला स्टेप IBS का मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन y log y का इंटीग्रेशन और यहाँ आ जाएगा dx अपॉन x, ठीक है बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, log y का डेरिवेटिव क्या होता है, log y का डेरिवेटिव, तो अगर आप देखें तो ये log y है तो उसका डेरिवेटिव 1 बाय y यहाँ साथ में है, तो यहाँ क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो मैंने t को क्या ऐड करा, log y, dt by dy लिखना हुआ 1 बाय y, तो dt को अगर मैं यही रखूं तो ये dy उधर जाके dy अपॉन y बन गया, तो ये जो dy अपॉन y है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dt। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देयरफॉर इस स्टेप के बाद हम वापस क्या लिख सकते हैं इसको, ये बन गया आपका इंटीग्रेशन में dt अपॉन log y को मैंने t माना था और इधर dx अपॉन x, ठीक है बेटा। अब dt अपॉन t का इंटीग्रेशन बताओ, log t, dx अपॉन x का बताओ। अब आपको एक बात मैं बताने जा रहा हूं, ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए होती है, इसको याद रखना है सभी ने। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन उसका चल रहा है और इंटीग्रेशन करके जो आंसर आ रहा है वो सबका आंसर लॉग में आ रहा है, लॉग ऑफ व्हाटएवर, ठीक है। तो अगर सबके आंसर्स लॉग में आ रहे हैं तो जो आप तीसरे स्टेप में यहाँ c लिखते हैं प्लस, उसको c ना लेके आप क्या लेंगे, log c। दिस इज जस्ट टू सिंप्लीफाई योर आंसर, बिकॉज जो हम प्लस c लगाते हैं उसमें c किसको रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट को। तो अगर c कांस्टेंट है तो log c भी तो एक कांस्टेंट है ना, एंड इट डजंट मैटर कि हम कांस्टेंट में c लिख रहे हैं या k लिख रहे हैं या a लिख रहे हैं या p लिख रहे हैं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम c की जगह क्या लगाएंगे, log c। लेकिन कब लगाएंगे, अगर हर टर्म का इंटीग्रेशन log में आ रहा है तो, समझ लो। अगर एक का भी इंटीग्रेशन log की जगह कुछ और आ रहा है, tan इनवर्स समथिंग आ रहा है, तो फिर हम नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो log t है ये तो ऐसे ही रहेगा और ये log a प्लस log p का फॉर्मूला मिलके log ऑफ cx हो जाएगा, मतलब दोनों इनटू हो गए, log से log कैंसिल, ये कट करके नहीं दिखाना, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, आप डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे इसको, तो t इक्वल्स टू क्या बचा, cx। अब आपको t की वैल्यू डालनी पड़ेगी, t कितना है जल्दी से बताइए, log y इक्वल्स टू cx। अब एक प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए आप सभी को, एक फॉर्मूला है, बता रखा होगा मैंने पहले, अगर log a इक्वल्स टू b लिखा है कहीं पर भी आपका आंसर यहाँ पर क्लोज हो रहा है इस फॉर्म में,
तो आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके अगले स्टेप में a को यहीं छोड़ देंगे और log उधर जाके e की पावर b देंगे, यानी कि एनसीईआरटी में आंसर ऐसे ना छोड़ के ऐसे छोड़ा। तो log a equals to b can be written as a is equals to log, जैसे ही उधर जाता है तो वो e की पावर b बन जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, y is equals to, ये उधर जाके e बना और e की पावर में क्या आ जाएगा cs। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से रिप्लाई करेंगे एक बार। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो आपको करना क्या है बेटा, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है इस एक्सरसाइज का 9.4 का, इसके जो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, आई थिंक उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस करे हैं। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि 1 to 10 तक के सारे क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। और अगर मैं बात करूं 11, 12, 13 और 14 क्वेश्चन की, तो ये चारों क्वेश्चन भी सेम है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे, लेकिन उनमें हमें जनरल सॉल्यूशन की जगह पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। वो निकालने के लिए यहां तक तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसमें 2-3 स्टेप और एक्स्ट्रा होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि कैसे होते हैं। जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में फर्क होता है ना, एक में लिमिट होती है, एक में लिमिट नहीं होती। तो ऐसे ही एक जनरल सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लिमिट्स दी होती है जो हमें पुट करनी होती है इस स्टेप के बाद, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे ट्राई करेंगे, कोई भी डाउट आता है आप मुझे बता देंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज को खत्म करते हुए 9.5 की तरफ आगे बढ़ेंगे, विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।